ओके, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 11th का आपका हिंदी इलेक्टिव, ठीक है? यानी हिंदी ऐच्छिक का आपका जो सब्जेक्ट है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यानी कि 7 अक्टूबर को आपका हिंदी का जो मिड टर्म का एग्ज़ाम है, मॉर्निंग शिफ्ट का ये हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके इसी पेपर की कंप्लीटली मार्किंग स्कीम और इसकी जो आंसर की यहाँ पे हम देखने वाले हैं। और ये वो आंसर की होगी बच्चों जो हमने अपनी तरफ से बनाई है आपके लिए, ठीक है? ताकि आपको पता चल जाए कि आप अपने पेपर में कितने नंबर का सही करके आए हो, ठीक है? तो आ जाइए शुरुआत करेंगे। चलिए देखिए जिस तरीके का हमने आपको पेपर का पैटर्न बताया था सेम वही आया था, ठीक है? कोई भी पैटर्न में चेंज नहीं है, ठीक है? अब ये था कि जैसे अथवा में एक चॉइस थी ना आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो काव्यांश वाला होता है, बस आपको वो चॉइस नहीं मिली है, बाकी आपको 40 एमसीक्यू तो करने के लिए आई थी, है ना? तो यही चीज़ थी। आ जाइए यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन था बच्चों एक गद्यांश जो कि 10 नंबर का आया था। अब इस गद्यांश के कौन-कौन से क्वेश्चन आप लगा के आए हो इसको मैच कर लेना। मैं आपको ढूँढ के बताऊँगा कि आपका कौन-सा आंसर कहाँ पे है। ठीक है? जैसे कि आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन ये था कि भारत पर वैश्विक प्रभाव कैसा है? तो हम सभी को पता है भाई कि भारत पर वैश्विक का प्रभाव कैसा है? कुछ अच्छा भी है, कुछ गलत भी है। तो यानी कि कैसा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो ग वाला है ये राइट हो जाएगा। ठीक है? मैं लिखता चलूँगा आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है? फिर सेकंड है बच्चों कि उपभोक्तावाद ने कैसी जीवन शैली विकसित कर दी है, ठीक है? तो इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा देखो, ये रहा उपभोक्तावादी ने खाने-पीने और मौज-मस्ती करने वाली जो जीवन शैली है, इसको यहाँ पे बेसिकली देखो खाओ, पियो और मौज करो, ऐसी जीवन शैली से विकसित कर दी है ना? तो कौन-सा राइट हो जाएगा आपका? का वाला जो है, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखो क्या है कि भारतीय संस्कृति में किसको महत्व दिया गया है? अब इसको आंसर करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई होगी क्योंकि इसका आंसर ना 2 तरीके से है। देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भारत में ठीक है? एक सेकंड देखो क्या लिखा हुआ है भारतीय संस्कृति में भोग भी त्याग से ही निकाला गया है और भोग भी त्याग में ही पाया गया है। यानी कि दोनों में क्या है संतुलन है एक तरीके से, है ना? तो कौन-सा राइट हो जाएगा भाई तीसरे का? तीसरे का आपका जो है ये चौथा वाला भोग और त्याग में संतुलन बनाने का। ये आपका जो है घ वाला ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। ठीक है? चलिए, फिर यहाँ पे आ जाते हैं बच्चों भारत में किसको अधिक सम्मान दिया जाता है? तो इसका भी आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो भारत में बेसिकली उन लोगों को सम्मान दिया जाता है, जिन्होंने धन का त्याग कर दिया हो, ठीक है ना? इस देश में धनवानों को उतना सम्मान नहीं मिलता, जितना कि धन को त्याग करने वालों को मिलता है ना? तो यही आंसर है, कौन-सा हो जाएगा अब आपका यहाँ पे? आप देखेंगे तो आपका ये जो खा वाला है, ये आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब 5वां क्या है बच्चों? पाश्चात्य जगत पर किसका अधिक प्रभाव है? यानी कि पाश्चात्य जगत जो है, इस पर ज़्यादातर किसका प्रभाव है? तो इसका आंसर तो यही मिलेगा देखो, उपभोक्तावादी संस्कृति का ज़्यादा प्रभाव है ना? कौन-सा राइट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये जो का वाला है, ये राइट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या है कि छठा उपभोक्तावादी संस्कृति में कौन-कौन सी भावनाएँ दबती जा रही हैं? तो कौन सी भावनाएँ दबती जा रही थी भाई? इसमें बहुत सारी भावनाओं का यहाँ पे बताया गया था, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, देखो ममता, कोमलता, शक्ति इन सभी को क्या है कुचलती चली जा रही है ना? तो ये बातें थी। बाकी रही भावनाओं की बात तो वो यहाँ पे है कि अहिंसात्मक त्याग भावना, परोपकार की भावना, ये सभी दबती चली जा रही है ना? तो कौन-सा राइट हो जाएगा आपका? यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा परोपकार की, त्याग की, अहिंसा की सारी भावनाएँ। तो आपका जो घ वाला है, ये राइट हो जाएगा। उसके बाद नई संस्कृति ने मनुष्य को क्या बना दिया है? तो आज के टाइम पे सभी को पता है, मनुष्य स्वार्थी हो चुका है, मशीन जैसा बन चुका है, हिंसक बन गया है। यानी कि इसका भी आपका घ वाला राइट हो जाएगा। ये भी पैसेज में ही है। उसके बाद उपभोक्तावादी संस्कृति में सबसे अधिक जो दुर्गति है, ये 8वें पूछा गया, ये किसकी हुई है? उपभोक्तावादी संस्कृति में। तो इसका आंसर एकदम पहली लाइन में ही है। किसकी हुई है? नारी की। है ना? तो कौन-सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका पहले का मतलब 8वें का वाला। ठीक है? उसके बाद बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने हिसाब से देना था कि उपभोक्ताओं को किसके लिए जागरूक बनना ज़रूरी है? तो सबसे ज़रूरी है वह अपने अधिकारों के बारे में जाने। और गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक कौन-सा हो सकता है? तो इसका जो अच्छा शीर्षक है वो है बच्चों उपभोक्तावादी संस्कृति, यानी कि इसका आपका का राइट हो जाएगा। ठीक है? अब अगर आपको ये सभी एक ही बार में देखने हैं तो यहाँ पे देखिए मार्किंग स्कीम में ये देखो ये रहे। ठीक है? अब आप यहाँ से मिलान कर सकते हो। आपका पहले का गा है, दूसरे का इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है? अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक होता है तो जो यहाँ पे मैंने बताया उससे देख लीजिएगा। ठीक है? चलिए, अब आपका जो सेकंड वाला है, इसका मैं बता दूँ अभी आपको कि इसकी जब ऑफ़िशियल आंसर की आएगी, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है,
मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। आप वहां से जाके चेक कर लीजिएगा, जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो मैं पिन कर दूंगा। बाकी इसको हटा के यहाँ पे आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत ही इजी आया बच्चों, और पेपर में ना तकरीबन आप इतना मान लो कि 65 से लेके 70 मार्क्स तक के जो क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन आए हैं जो हमने आपको 2 से 3 सैंपल पेपर में करवाए थे। उसी में से कह सकते हैं कि 65 से 70 नंबर का क्वेश्चन आया, ठीक है। चलिए देखिए, थर्ड है अव्यक्तीय और माध्यम का। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि जन संचार माध्यम का संबंध किससे होता है? तो सिंपल सी बात है भाई, जन संचार माध्यम का संबंध होता है सार्वजनिक हितों से। तो आपका पहला वाला राइट हो जाएगा। गांव की जो पंचायत है, जो पंचायत बैठक होती है, ये किस प्रकार के संचार का उदाहरण है? तो पंचायत में क्या होता है, कुछ पंचायत के लोग होते हैं, मुखिया होते हैं, और कुछ गांव के लोग होते हैं। तो ये एक प्रकार का समूह हो जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है बच्चों एक समूह संचार। ओके, अब कई बच्चे कहेंगे कि जनसंचार हो सकता है। जनसंचार तब होता है जब किसी प्रकार के आप उपकरण का उपयोग करते हैं तब, ठीक है। उसके बाद एनी फ्रैंक की डायरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? तो आप सभी को मैंने बताया था, ये किस में लिखी गई थी? डच भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। उसके बाद ये भी बहुत ही आसान है कि ऐसा कौन सा बेसिकली माध्यम है जिसमें शब्द, ध्वनि और दृश्य ये तीनों इकट्ठे होते हैं? तो किसमें है भाई? टेलीविजन में है, ठीक है। उसके बाद आजादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य क्या था? यानी कि आजादी से पहले जो पत्रकारिता होती थी, इसका मेन टारगेट क्या था? मेन टारगेट था भाई कि हम अपने आप को आजाद कर सके, यानी कि स्वाधीनता प्राप्त करना। ये इसका मेन टारगेट था, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लेना, सेकंड का तो है नहीं। क्वेश्चन थर्ड का देख लीजिए, पहले का है, दूसरे का भी का, इसका भी का, इसका भी का, इसका का गा है ना। इस तरीके से ये सारे चार तक तो का हो गए, और नीचे वाले का गा हो गया। अब बात करते हैं चौथे की। तो जिस प्रकार से मैंने आपको एक काव्यांश दिया था, सेम वही काव्यांश आ चुका है आपका। सूरदास की मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि ये किस भाषा के कवि हैं? तो आप सभी को पता है किस भाषा के कवि हैं, ये ब्रज भाषा के कवि हैं, ठीक है। तो गा राइट है उसका। गोपियां बेसिकली किससे ईर्ष्या करती हैं? कृष्ण की गायों से, राधा से, या बांसुरी से? देखो, अगर यहाँ पर ना एक ऑप्शन वो होता जिसमें नहीं ईर्ष्या की बात रही ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ किससे करती थी? कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या करती थी, ठीक है। उसके बाद सुजान कनौड़े कौन है भाई? तो सिंपल सी बात है, सुजान कनौड़े किसके लिए उपयोग किया गया है? भगवान श्री कृष्ण के लिए उपयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद अ, नार नवावती, इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखेंगे इसमें जो दो वर्ण है, इनकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे मेरे हिसाब से जो इसका राइट आंसर है वो है अनुप्रास अलंकार। मेरे हिसाब से इसका गा राइट होना चाहिए। फिर गिरिधर का अर्थ क्या है? तो पर्वत को उठाने वाला ही गिरिधर कहलाता है, जो कि श्री कृष्ण के लिए उपयोग किया गया है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था आपका इसके बारे में। फिर आगे आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसके आपको वैसे देखने तो यहाँ से देख लो, पहले का आपका गा है, फिर खा खा गा खा, ठीक है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। अब ये लिया गया है आपका क्या बोलते हैं वो दोपहर के भोजन पाठ से, है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो वही है कि उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये लिया गया बच्चों दोपहर के भोजन पाठ से। घर की स्थिति कैसी है? तो सभी को पता है घर की स्थिति बहुत ही दयनीय है ना। निम्नलिखित कथन को कारण पढ़ के सही का चयन कीजिए। तो इसमें देखो, जहां तक मुझे लगता है इसका राइट आंसर क्या बनेगा उसको मैं समझाऊं। तो कथन ये कहता है कि नौकरी में छटनी होना आत्मसम्मान की बात है, ये गलत है, क्योंकि जब नौकरी में छटनी होती है तो इसका मतलब क्या होता है? आपको नौकरी से निकाल दिया गया, जो कि आत्मसम्मान की बात नहीं है। विदेशों में व्यापार करने से छटनी हो जाती है, यानी कि जब आप विदेशों में व्यापार करते हैं तो एक तरीके से आपकी छटनी हो जाती है। अब इसमें ना मेरे हिसाब से जो मुझे इसका राइट आंसर लगता है, ठीक है, मेरे हिसाब से वो मुझे लगता है इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका लास्ट वाला, ठीक है, कि ये तो हमारा गलत है ही, ठीक है। इस विदेश व्यापार वाले की जहां तक बात की, ये थोड़ा बहुत सही भी लग रहा है, तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर जो है वो घा लग सकता है। आपके हिसाब से क्या हो सकता है? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। उसके बाद पैबंद किस पर लगे हुए थे? तो ये इसका आंसर तो गद्यांश में ही भाई, ये लगे हुए थे साड़ी पर, ठीक है। मुंशी जी किस विभाग में काम करते थे? तो ये भी पैसेज में दिया हुआ है, मकान किराया नियंत्रण विभाग में काम करते थे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था आपका। आगे बात कर लेते हैं। अब ये छठा वाला आ जाता है। तो छठे से आपके बेसिकली एक एक नंबर के 7 क्वेश्चन है, हमने 5 करवाए थे, 7 आए हैं basically। तो यहाँ पे जब आप मिलान करेंगे तो सबसे पहला क्या है भाई? आर्ट। आर्ट क्या है? ये एक कला का रूप है। मराठा योद्धा, इसका तलवार ढाल से बेसिकली ये है। और मकबूल के पिता जो थे वो यथार्थवादी थे। बेंद्रे की पेंटिंग का संबंध किससे? तो मॉडर्न आर्ट से संबंध है ना। तो यानी कि आपका जो का वाला है, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, और चौथे का पहला, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो का वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन फिफ्थ।
बेंद्रे साहब कैनवास पर बनाई गई इनकी जो पेंटिंग थी, इनका क्या नाम था? तो मैंने आपको बताया था इनकी पेंटिंग का नाम था बैग बाण, ठीक है। मकबूल के लिए विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवास किसने मंगाए थे? तो सिंपल सी बात है, उसके पिताजी ने मंगवाए थे, ठीक है। जब दादा की मृत्यु होती है तो हुसैन किस स्थान पर बैठकर रोता था? तो वो दादा के बिस्तर पर बैठकर रोता था, ठीक है। मकबूल ने गांधी जी की पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर कब बनाया था? तो देखो, मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगा। तो क्या लिखा है? गांधी जी का उसने बेसिकली जो चित्र था वो कब बनाया था? तो सभी को पता है, गांधी जयंती के दिन। और गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को मनाई जाती है ना? तो का वाला आपका राइट। उसके बाद ऐसी कौन-सी फ़िल्म थी जिसके पोस्टर को देखने के बाद में मकबूल ने ऑयल पेंटिंग बनाने का विचार उसके मन में आया था? सभी को पता पता है उसका नाम क्या था? सिंगड़। तो मकबूल के कितने मित्र थे? तो सभी को पता है कितने थे? 5। कितने मित्र थे मकबूल के? टोटल 5 मित्र थे। ठीक है? चलिए, अब ये तो हो गया आपका यहाँ पे। अब चाहो तो इसको आप देख लो, जैसे कि 5वें के आपके सारे आंसर ये हैं। ठीक है? फिर आपके छठे के सारे आंसर ये आ जाते हैं। अब आएगा यहाँ पे 7वां। अब 7वें के लिए आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो, मैंने बोला था कि 5 नंबर में एक दृश्य लेखन आएगा, जैसे चाँदनी की रात या फिर रेलवे स्टेशन का दृश्य। तो दृश्य लेखन लिखने के लिए पहले आपको अपना टॉपिक चूज़ करना था। तो हमने टॉपिक लिया यहाँ पे चाँदनी रात का दृश्य, और वही चीज़ें जो हमने कही थी कि आपको 5-7 की पॉइंट लिखने हैं। तो पहले प्राकृतिक सौंदर्य, फिर चाँदनी रात, अनुभव और पुनर्जागरूकता, इस तरीके से। तो लिखेंगे चाँदनी रात का दृश्य बहुत ही मनमोहक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होता है। आसमान में चाँद की प्रकांड रोशनी बिखेर देता है। चारों ओर छोटे-छोटे सितारे बेसिकली तारमग्न हो जाते हैं, चमकने लगते हैं, जैसे कि आकाश में बिखरे हुए गहने जैसी मणियाँ लग रही हैं, ऐसा लगता है। रात की ठंड में प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय खेल आरंभ हो जाता है, ठीक है? चाँद के पास में जो बादल हैं वो भी उसके चमक को ढक रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बादलों से निकलकर चमक जो है हमारे पास तक पहुँचती है, ये देखना बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है? चाँदनी रात में नदियों का पानी भी अपनी चाँद के साथ बदल बदल लेता है, चंद्रमा की रेखाओं को चमका देता है। कुछ ये बातें हैं, और एक आधी 1-2 पॉइंट हैं, मतलब बातें ये लिखना, और लास्ट में एक वर्ड लिखना था आपको कट टू, इस तरीके से, ठीक है? और जहाँ तक मुझे लगता है बच्चों ने ज़्यादातर जो लिखा होगा, वो रेलवे के ऊपर लिखा होगा। जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा जो अनुभव है, वो मेरे हिसाब से आपने रेलवे के ऊपर लिखा होगा, है ना? चलिए, अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन 8 पर। अब इसमें देखो, आपको मैंने जैसा कि बताया था, एक तो आएगा आपका आवेदन पत्र, एक आएगा शिकायत करने के लिए किसी अधिकारी को या फिर संपादक को पत्र। तो पहला क्वेश्चन है हमारा का कि हिंदुस्तान समाचार पत्र में पत्रकार का जो पद है, ठीक है? पत्रकार के पद के लिए आपको मुख्य संपादक के नाम एक आवेदन पत्र लिखना है। तो आप पद क्या है? पत्रकार का। लिखना किसे? मुख्य संपादक को। कहाँ पर? हिंदुस्तान समाचार पत्र के। तो आ जाइए, लिखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है? तो देखो कैसे लिखना है, एड्रेस नहीं दिया गया तो हम लिख सकते थे केवल परीक्षा भवन, या फिर ये भी लिख सकते थे कि ये हाउस नंबर है, काका रोड, नई दिल्ली। ठीक है? फिर लिखेंगे 7 अक्टूबर 2023, आज आपका पेपर हुआ। फिर ये लिखेंगे प्रति, यानी कि आपके विज्ञापन के जवाब में। उसके बाद हमारा सेंडर एड्रेस क्या है, प्राप्तकर्ता कौन है? तो मुख्य संपादक हिंदुस्तान समाचार पत्र, नई दिल्ली, ये है। विषय पत्रकार पद हेतु आवेदन पत्र। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका चाहे कोई भी आ जाए, आपको बस उसमें अपनी कंपनी, ठीक है? और अपना पद चेंज कर देना है। तो हिंदुस्तान समाचार पत्र में दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित विज्ञापन से ये ज्ञात हुआ कि हिंदुस्तान समाचार पत्र के विभाग में संपादक के कुछ पद रिक्त हैं। मैं स्वयं को इस पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि यदि आप मुझे अवसर देंगे तो मैं अपना कार्य पूर्ण लगन से और निष्ठा से करूँगा। आशा है आप मेरे आवेदन पर विचार करेंगे, और मैं अपनी शैक्षिक योग्यताओं का, कार्य अनुभव का विवरण इस तरीके से है, जिसमें मतलब जो संलग्न वगैरह है वो मैं दे रहा हूँ, जैसे कि भवदीय संलग्न में मेरा स्वयंवृत है, शैक्षणिक तथा अन्य प्रमाण पत्र की लिपियाँ हैं, इस तरीके से, ठीक है? फिर आपको अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, स्थायी पता लिखना था। फिर आपको कुछ शैक्षणिक योग्यताएँ लिखनी थी, इस तरीके से, है ना? और कुछ अन्य योग्यताओं के साथ में कार्य अनुभव हो गया, उपलब्धियाँ, अभिरुचियाँ, भाषा का ज्ञान, कुछ इस तरीके से आपको लिखना था। लास्ट में डेट, और यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर, ठीक है? इस तरीके से आपको लिखना था। और जो आपका एक दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है? जिसमें आपको बसों के रखरखाव होने पर मासिक व्यय में अनियमितता की शिकायत करते हुए परिवहन मंत्रालय को एक पत्र लिखना था। किसको? परिवहन मंत्रालय को, ठीक है ना? तो ये शिकायत पत्र था, आई होप आपने लिख ही लिया होगा। अब इसमें दूसरा आ जाता है बच्चों, एक तो थी आपकी कार्यसूची और एक था कार्यवृत्त। तो कार्यवृत्त बनाना आपके लिए बहुत ही आसान रहा होगा, जिसमें क्या था कि स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने के लिए प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में विद्यार्थी कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई थी, तो आपको इसके बारे में कार्यवृत्त लिखना था, ठीक है?
तो कार्यरत लिखना आई होप कि आपने यही लिखा होगा और बहुत ही आसान है। तो कार्यरत लिखने के लिए आप बताएँगे कि बैठक की तिथि क्या थी? तो 7 अक्टूबर। समय क्या है? सुबह 9 बजे। स्थान कहाँ पे था? स्कूल का बेसिकली हॉल था। अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानाचार्य जी थे। सदस्य कौन थे? तो विद्यार्थी कार्यकारिणी का दल जो था इसका सदस्य था। कार्यक्रम क्या हुआ? तो यहाँ पे जो है वो सदस्यों का पहले स्वागत किया गया, फिर स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन पर विचार-विमर्श किया गया, फिर ध्वजारोहण का स्थान, ठीक है? बैठक की व्यवस्था, देशभक्ति व सांस्कृतिक कार्यक्रम, जलपान की व्यवस्था कैसे होगी, इसके लिए किन-किन समितियों का गठन किया जाएगा, इसकी चर्चा हुई। फिर मुख्य आयुक्त के नाम पर विचार किया गया, साथ ही पुरस्कार क्या देना है, ये सारी चीज़ें थी इस पे। फिर अध्यक्ष की अनुमति से कोई और विषय पे चर्चा हुई, फिर धन्यवाद ज्ञापन हुआ, उसके बाद में हस्ताक्षर अध्यक्ष, नाम और एड्रेस इस तरीके से, है ना? तो बहुत ही आसान था। आई होप आपने यही लिखा होगा और अच्छे तरीके से लिखा होगा, समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आ जाते थे हमारे क्वेश्चन वाले, तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि दूरदर्शन के उद्देश्य लिखिए, 2 नंबर में है। तो लिखेंगे दूरदर्शन के उद्देश्य में कि दूरदर्शन का प्रमुख उद्देश्य होता है लोगों को शिक्षा देना, उनका मनोरंजन करना और समाचार का प्रसारण करना। यह एक सामाजिक जागरूकता फैलाने का, शिक्षा प्रदान करने और जनसंचार को बढ़ावा देने का माध्यम है। यह दृश्य और श्रव्य दोनों लोगों के लिए बेसिकली अच्छा है और इसकी विश्वसनीयता बहुत ही अच्छी है। उसके बाद क्या है कि जनसंचार में फीडबैक क्या होता है? कई तत्व थे 7 से 8 उसमें से एक तत्व आया है। तो जनसंचार में फीडबैक लोगों की प्रतिक्रिया होती हैं, जिसमें वे दूरदर्शन कार्यक्रम के बारे में अपने विचार और सुझाव देते हैं। दूरदर्शन कार्यक्रम के बारे में ही नहीं, अपितु आप जब किसी व्यक्ति से बात करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे फीडबैक ये होगा कि आपको पेपर समझ में आया, आंसर समझ में आया नहीं, ये आपका फीडबैक हो जाएगा ना? तो यही चीज़ होती है, ठीक है? इसके माध्यम से होता है बेसिकली फीडबैक के द्वारा हमें ये पता चलता है कि संदेश सही रूप से प्राप्तकर्ता तक पहुंचा है या नहीं। यदि फीडबैक अच्छा रहा तो संचार अच्छा हुआ है, अगर नहीं तो उसमें कोई रुकावट रह गई होगी या संचार में कोई कमी रह गई होगी, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट होता है। फिर यहाँ पे आ गए थे हमारे कविताओं वाले क्वेश्चन और कविता वाले सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए थे, सारे के सारे। ठीक है, जैसे कि संध्या के समय प्रकृति में क्या-क्या परिवर्तन होते हैं, आपको मैंने बताया था। संध्या के समय सूर्य की लालिमा पेड़ों के शिखर पर होती है। इस समय तांबे के रंग जैसा पीपल का पत्ता सुनहरे झरने जैसा लगने लगता है। इस समय सूर्य रूपी खंभा धरती में धँसने जैसा प्रतीत होता है। इस समय क्षितिज में सूरज गायब हो जाता है। संध्या के समय गंगा जल मानो चितकबरा सा लगने लगता है। कुछ ऐसी बातें, ठीक है? अब ये जो खा वाला था, ये जहाँ तक मुझे लगता है 99% बच्चों ने नहीं किया होगा क्योंकि जो इससे नीचे वाला है ना कि कृष्ण की अधरों की तुलना से ऐसे क्यों की गई है? ये बहुत ही आसान था। तो क्यों की गई तुलना? आइए समझते हैं। गोपियाँ जो थीं, वो बाँसुरी के प्रति एक सौतिया डाह यानी कि सौत जैसा बेसिकली भावना रखती थी, ठीक है ना? जो कि बाँसुरी होठों से लगाकर बजाई जाती है। इसीलिए सौतिया डाह होने के कारण गोपियों को ऐसा लगता है कि बाँसुरी ने जो मुरली है, इसने बाँसुरी ने कृष्ण के जो अधर हैं, जो होठ हैं, इनको अपना सेज बना लिया, ठीक है? और जिस प्रकार से एक सेज और जो होठ है, ये बहुत ही कोमल है एक जैसे, तो वो वहाँ पे आराम फरमा रही है, ठीक है? कृष्ण के होठ बहुत कोमल है और उनको ये पीड़ा पहुँचा रही है, इसीलिए उनके होठों की तुलना यानी कि अधरों की तुलना सेज से की गई है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए आपको सैमसंग व्याख्या बताई थी, तो ये कबीर जी वाली है, ठीक है? एक जो सबसे अहम सैमसंग व्याख्या थी जो कि मैंने आपको हर पेपर में करवाई थी, वो ये थी आपकी इसके बारे में, ठीक है? ये जो है आई थिंक आपकी 1 सेकंड मैं देख ही लेता हूँ, इसमें से है अ, हाँ, हँसी की चोट से। एक बच्चा कह रहा था कि सर जी इससे तो कभी क्वेश्चन ही नहीं आता, जबकि मैंने बोला था 6 नंबर में इससे सैमसंग व्याख्या पक्की आएगी और हर एक सैंपल क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको ये करवाई भी थी, है ना? तो देखो आगे अच्छे तरीके से समझ में, ठीक है? तो लिखेंगे कैसे? शुरू के 3 से 4 वर्ड, फिर आखिरी के 3 से 4 वर्ड इस तरह से। फिर प्रसंग संदर्भ क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि हैं जिनका नाम है क्या देव, ठीक है? इनसे ली गई है, इनकी एक शीर्षक है हँसी की चोटी सी अवतरित। प्रसंग में क्या कहा गया? तो प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि देव ने श्री कृष्ण के हँसी से घायल गोपी की विरह अवस्था का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। महाकवि देव के अनुसार कृष्ण के वियोग में 5 महाभूतों से बना यह गोपी का शरीर एक-एक करके नष्ट हो रहा है और वह क्रमशः मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। गोपी की वेदना का वर्णन करते हुए महाकवि आगे कहते हैं, अब व्याख्या आ जाएगी। तो क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि जिस दिन से श्री कृष्ण गोपी के सामने एक बार हँसते हुए मुख फेरकर चले गए, उसी दिन से नायिका विरह में व्याकुल हो गई है। ऐसा करते हुए श्री कृष्ण जैसे उसका हृदय ही चुरा कर ले गए हों,
तभी से गोपी के शरीर के 5 तत्वों में से एक तत्व विदा होता चला जा रहा है। वृद्धावस्था में तेज-तेज सांसें छोड़ने से वायु तत्व, आंसू बहने के कारण जल तत्व और शरीर की गर्मी के कारण अग्नि तत्व और वृह में दुखी होने के कारण शरीर की कमजोरी होने के कारण जो भूमि तत्व होता है ये गायब हो रहा हो, ठीक है, निकल रहा हो। इस इतना सब होने पर भी गोपी ने श्री कृष्ण से अपने मिलने की आशा में आकाश तत्व को बनाए रखा है और वह श्री कृष्ण से मिलने की आशा पर ही जीवित है। जिस दिन से श्री कृष्ण ने गोपी की तरफ मुंह फेर लिया इस तरीके से विशेष क्या था? तो विशेष यह था भाई कि भाषा ब्रज है, रस जो है वियोग श्रृंगार रस है, छंद है, सवैये हैं, माधुर्य गुण है, अलंकार है और इस तरीके से कुछ बातें थी। है ना? ओके? ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। आगे आ जाता है यहाँ पे अब जो हमारे अगले क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था जैसे कि हामिद की किन्हीं 3 चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप सभी को पता है कौन-कौन सी विशेषताएँ हैं। तो ईदगाह कहानी में हामिद एकमात्र ऐसा पात्र है जो कि पाठकों को सबसे अधिक प्रभावित किया उसने, ठीक है? वो उसके गुणों की वजह से हुआ है। कैसे-कैसे गुण? तो हामिद एक तर्कशील बालक है। वह अपने तर्कों से अपने साथियों को पराजित कर देता है। हामिद एक समझदार बालक है। वह व्यर्थ की चीज़ें नहीं खरीदता और अपने आप पे नियंत्रण रखता है। हामिद दादी के प्रति बहुत ही अधिक संवेदनशील है, इसीलिए तो वो मेले में अपने लिए कोई चीज़ नहीं खरीदता है और दादी के लिए एक चिमटा खरीद लाता है क्योंकि रोटियाँ बनाते समय उनके हाथ जल जाते थे, है ना? दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हमें दिव्यांगों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए? गूंगे पाठ को केंद्र में रखकर बताइए। तो सेम आंसर आपको करवाया हुआ था। देखिए कोई भी मनुष्य अपने आप में कभी पूर्ण नहीं होता, कोई ना कोई कमी हमेशा उसके अंदर होती ही होती है। अतः हमें विकलांगों के साथ में भी समानता के व्यवहार रखना विकलांगों के प्रति हो रहे अन्याय व शोषण के खिलाफ हमें भी संघर्ष करना चाहिए। वो तो करते ही हैं और कुछ नहीं भी कर पाते तो भी हमें संघर्ष करना चाहिए। विषम परिस्थितियों में उनकी हमें सहायता करनी चाहिए। उनके प्रति हमें दया नहीं, प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उनके सम्मान व स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए हमें और हमें स्वयं कई बातों में उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि इतनी अक्षमता होते हुए भी वो जीवन में जी रहे हैं। आखिर उनके अंदर ऐसा मोटिवेशन कहाँ से आता है? इतना सब कुछ होने के बाद भी वो जीवन में जीते हैं, है ना? उसके बाद है कि सिद्धेश्वरी ने अपने किस पुत्र के लिए रामचंद्र से झूठ बोला और क्या बोला? तो लिखेंगे दोपहर का भोजन पाठ में सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ बोला क्योंकि सिद्धेश्वरी नहीं चाहती थी कि मोहन को लेकर रामचंद्र चिंतित हो। इसलिए वह उसे झूठ बोलती है कि मोहन किसी मित्र के यहाँ पढ़ने लिखने गया और वह यह भी कहती है कि मोहन उसकी बहुत ही प्रशंसा करता है जिसकी रामचंद्र अपना दुख बोलकर कुछ देर तक खुश हो जाए जबकि मोहन तो कहाँ गया था खेलने के लिए आवारागर्दी करने के लिए गया है ना। चलिए अब एक सैफसन व्याख्या थी, दोनों ही सैफसन व्याख्या आपको मैंने करवाई थी, एक ईदगाह वाले से थी और एक आपकी क्या बोलते हैं जो दोपहर का भोजन इससे थी। तो ये आपके दोपहर के भोजन से ली गई है। देखिए आपके सैफसन व्याख्या का ना 2 से 3 नंबर तो इसी का ही मिल जाएगा अगर आप इसको लिख के आ गए होंगे व्याख्या के अंदर। 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे इसी के। तो लिखेंगे लगभग आधे घंटे तक फिर डैश 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 मक्खियां उड़ा रही थी शरीर। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 11 के विषय हिंदी ऐच्छिक की किताब अंतरा भाग का जो पाठ 1 है, पाठ 1 नहीं है यार ये तो 2 है। पाठ 2 है, दोपहर का भोजन इससे अवतरित है जिसके लेखक है अमरकांत। संग क्या है? तो इस कहानी में गरीबी से जूझ रहे निम्न मध्यम परिवार की कहानी है। इस अंश में लेखक ने परिवार की एक जीवंत पात्र जिसका नाम है सिद्धेश्वरी, इसकी स्थिति और मनोदशा का चित्रण किया है। कैसे इसको व्याख्या करेंगे? तो व्याख्या ऐसे करेंगे बच्चों, लगभग आधे घंटे तक वह उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया, वह बैठ गई और आँखों को मलकर इधर-उधर देखा। फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अध टूटे खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय लड़के पर जम गई उसकी नज़रें। लड़का नंग-धड़ंग पड़ा हुआ था, उसके गले तथा छाती की हड्डियाँ साफ दिख रही थी, कुपोषण का शिकार था। उसके हाथ-पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े हुए थे तथा उसका जो पेट था वो हांडिये की तरह फूला हुआ था। उसका मुँह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियाँ उड़ रही थीं। वह उठी, बच्चे के मुँह पे अपना एक फटा गंदा ब्लाउज़ डाल दिया और एक आधा मिनट शून्य खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ में गली को निहारने लगी। 12 बज चुके थे, धूप एकदम बहुत तेज़ थी। कभी-कभी 1-2 व्यक्ति सिर पर तौलिया गमछा रखते हुए मजबूती से छाता ताने हुए एक फुर्ती से इधर-उधर जा रहे थे, घूम रहे थे। है ना? ये बातें थी। इसके लिए सर ये क्वेश्चन 2 का आंसर देखिए जैसे ऑफिशियल आंसर की आएगी, तो उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा कि किसका आंसर कौन-सा सही है। आप देख लेना, शाम को 7 बजे तक आ ही जाएगी वैसे तो, है ना? फिर साहित्यिक सौंदर्य की बात आ जाती है, तो आपके सामने ये था, इस तरीके से हम बता दें। अब दूसरा हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ था बच्चों? दूसरा था ये वाला कि कई बार की क्रिया इस तरीके से और यहाँ से, है ना? वही लिख देंगे यहाँ पे, पहले 2 से 3 वर्ड, आखिरी के 2 से 3 वर्ड। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ कक्षा 11 की हिंदी विषय की किताब ऐच्छिक जो है इसकी किताब अंतरा भाग 1 का जो चैप्टर 1 है,
ईदगाह इससे अवतरित है, जिसके लेखक है प्रेमचंद जी। प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ईद के अवसर पर सर्वत्र खुशी का वर्णन किया है और इस गद्यांश में ईद के समय नमाज के दृष्टांत का, नमाज जब हो रही उसका वर्णन किया है। व्याख्या, सहसा ही ईदगाह नजर आया, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श, जिस पर देखो आपके लिए जो मेन आंसर है ना, वो यहाँ से शुरू होगा। देखो मेन आंसर यहाँ से शुरू होगा। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हुए। इतना सुंदर संचालन है, इतनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुकते हैं और फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ झुकते और एक साथ घुटनों पे बैठ जाते हैं। कई बार ये क्रिया होती, बिजली की लाखों बत्तियां एक ऐसा मानो जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जलती हैं और एक साथ बुझ जाती, और यही कार्यक्रम चलता रहता। कितना अपूर्व दृश्य है, जिसके सामूहिक क्रिया इस तरीके से जो पैसेज में दिया गया था वो लिखे ला, है ना। तो लीजिए 6 नंबर आपके तैयार हो गए ऐसे। फिर साहित्यिक सौंदर्य क्या है, तो ये हमारा साहित्यिक सौंदर्य है, आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। ओके, अब यहाँ पे आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान था, आपको करवाए थे मैंने सारे क्वेश्चन। मकबूल का अपने दादा के प्रति विशेष लगाव कैसे था? तो ऐसे था कि लेखक के जब दादा की मृत्यु हुई तो लेखक को उसका बहुत दुख पहुंचा, इसलिए उसको बहुत ज्यादा सदमा भी पहुंचा, वह गुमसुम सा हो गया, किसी से बातचीत नहीं करता। दादा की मृत्यु के बाद में कई दिनों तक वो दादा के कमरे में बंद रहता, वहीं पर सोता और उनकी पुरानी अचनक इसको पहनकर लेखक उन्हीं के बिस्तर पर लेटा रहता और ऐसा एहसास करता कि उनके दादा उसके पास में। ठीक है, इस प्रकार से उसका दादा के प्रति विशेष लगाव था। एक ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको नहीं करवाया था इस चैप्टर से, वो ये था कि पाठ में बड़ौदा शहर की जिन विशेषता का उल्लेख किया गया उन्हें स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया था, तो इसका आंसर देखिए पढ़ते हैं। तो पाठ में बड़ौदा शहर की बहुत सारी विशेषता का उल्लेख किया गया है, जैसे कि यह जो शहर है वो महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ का साफ सुथरा शहर बड़ौदा है। शहर में दाखिल होने पर हिज हाइनेस की 5 वस्तुओं से बनी मूर्ति शानदार घोड़े पर सवार, दौलते बरतानिया के मेडल लटकाए, सीने ताने दूर से ही दिखाई देती है। फिर ये 1-2 और बातें थी जो कि आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है? पूरा नहीं, इसमें से आधा आंसर लिखना था आपको ज़्यादा से, ठीक है? तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया और आपका जो रह गया क्वेश्चन नंबर 2 वाला आंसर, ठीक है? आपको फिर से बता देता हूँ। एक बार आने देते हैं, ठीक है? ये रह गया आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 वाला आंसर है। इसका जो आंसर है ना वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, ठीक है? जैसे ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। बाकी जो भी आंसर यहाँ पे अभी तक आपको मैंने बताए हैं, अराउंड आपके 72 मार्क्स तक के, अगर आपने ये मैच कर लिया होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि अभी तक आपके 80 में से जो 72 नंबर में से कितने मार्क्स आ सकते हैं, और कमेंट में देख लेना 7-8 बजे के आस-पास में आंसर मिल जाएगा आपको। तो उसके हिसाब से 80 में से कितने नंबर आ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इस तरह से आज का ये सेशन खत्म हो जाता है। आप सभी को एक बार से कांग्रेचुलेशन कि आपके मिड टर्म के एग्जाम यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अब हम तैयारी करेंगे बच्चों आपके एनुअल मोड के एग्जाम की, ठीक है? इसकी एनुअल मोड के एग्जाम की। तो एनुअल मोड के एग्जाम की तैयारी के लिए आप सभी बच्चे हमारे चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे सेट कर देना है, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है? चलिए बच्चों, आज के सेशन को अटेंड करने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे